वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूपीपीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें सीसैट का जो पेपर होता है इसको लेकर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कंप्लीट सीसैट फ्री में तैयार करा दिया जाएगा, तो आपका आराम से तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर अब आपको जीएस की प्रिपरेशन करनी है, मेंस में आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, तो इसके लिए आपको टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने की आवश्यकता है। अगर आप पेड कोर्स को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए इसमें ना आपको एक पैसेज मिलेगा, पैसेज का मतलब गद्यांश मिलेगा। गद्यांश मिलेगा तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद जो तथ्य पूछा गया होगा उसी का उत्तर देना है। ये काफ़ी आसान होता है, आराम से आप कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 64 से 68। देखो 64 से 68 क्यों लिखा है, क्योंकि ये PYQ है, मतलब जहाँ से ये पिछले वर्ष का है, तो इसलिए जहाँ पे प्रश्न रहा होगा 64-68 रहा होगा, तो आपको मान के चलना है कि 1 से 5 तक का जो गद्यांश है उसका उत्तर देना है। देखिए गद्यांश क्या दिया, गद्यांश दिया प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। मतलब जो भी राष्ट्राभिमानी व्यक्ति है अपने देश के सम्मान, देश के प्रति प्रेम और अभिमान रहता है, वह अपनी राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को सदैव तत्पर रहता है। जिस देश के निवासियों के हृदय में यह भावना, उत्सर्ग भावना नहीं होती है, वह राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए खो देता है। मतलब ये बताया जा रहा है कि जिस देश के व्यक्तियों में अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान भावना की धारणा नहीं होती है, उनका क्या होता है, राष्ट्र धीरे धीरे गुलाम हो जाता है, समृद्धि समाप्त हो जाती है। देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्ता का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। अगर आप देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बारे में नहीं सोचते तो राष्ट्रीय महत्ता का अस्तित्व नहीं बचेगा। यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा करे, अनौचित्य का निवारण करे, धर्म पर स्थिर रहे और न्याय के लिए लड़े, समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर दे, अपने समाज के प्रति कर्तव्य से मुख मोड़कर उसे धोखा न दे। तो पूरा गद्यांश आप देखो प्रश्न किस प्रकार का पूछा गया। पहला प्रश्न, प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान होता है, किसके लिए होता है? देखो अब यहाँ पर देखिए, देश की समृद्धि के लिए, देश की सुख शांति के लिए, देश की भाषा के लिए और देश की महत्ता के लिए। तो आपने देखा यहाँ पर कि देश की भाषा, प्रेम, इन सब के प्रति अभिमान होता है, तो भाई देश की भाषा सबसे सही उत्तर है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर दिया देशभक्ति प्रेरित करती है, तो देशभक्ति किसके लिए प्रेरित करती है? देखिए अनौचित्य का निवारण करे, धर्म पर स्थिर रहे और न्याय के लिए लड़े। देखिए अनौचित्य का निवारण करने के लिए ये उत्तर हो जाएगा आराम से। आगे दिया अन्याय हेतु लड़ने के लिए, तो ये तो गलत है, नेगेटिव है। अनुचित लाभ के लिए ये भी गलत है, पराधीनता के लिए युद्ध ये भी गलत है। तो अनौचित्य का निवारण करे, यही इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो उत्सर्ग शब्द, भक्ति शब्द और हानि, तीनों शब्द यहाँ पर मिला। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ कहाँ मिला। देखिए आप देखेंगे ना, उत्सर्ग ये रहा है ना, इसके बाद देशभक्ति अगर दिया है तो उसमें भक्ति शब्द आराम से आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे संस्कृति, भाषा, देखिए असुख, शांति, यहाँ पर मतलब देशभक्ति शब्द आया तो भक्ति भी अपने आप हो जाएगा। और तीसरा शब्द क्या दिया था? देखिए तीसरा शब्द जो है इसमें है हानि। देखिए यहाँ पर है समाज को हानि पहुंचाकर, ये 3 शब्द आपको मिल जाएगा। तो जो इसमें चौथा शब्द यहाँ पर छूट रहा है कौन सा? अधर्म का प्रयोग नहीं किया गया, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है पराधीन राष्ट्र खो बैठता है, तो जो पराधीन राष्ट्र होगा वो अपनी समृद्धि खो देगा। आपने देखा था समृद्धि खो देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। 5 यहाँ पर क्या है? गद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है? देखिए सही शीर्षक क्या हो सकते हैं? राष्ट्रीय महत्व, ऐसा कोई जिक्र नहीं। राष्ट्राभिमान, क्योंकि राष्ट्र के अभिमान की बात हो रहा है बार बार, तो यही इसका उचित शीर्षक होगा। बाकी राष्ट्र के प्रति कर्तव्य ये भी उतना प्रबल नहीं है, राष्ट्र की सुख शांति ये भी नहीं है। प्रश्न संख्या 5 है ऐषणा का अर्थ क्या है? तो ऐषणा का अर्थ होता है इच्छा, अभिलाषा, चाह, कामना,
मनोकामना। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, अभिलाषा। पर्यायवाची शब्द अभी हम लोग आरओ के लिए सीख रहे हैं दूसरे चैनल पर, तो इसीलिए यहाँ पर आप इसको क्लियर कर पाएंगे कि ऐसड़ा का मतलब होता है मनोकामना, चाह, इच्छा, अभिलाषा, स्पृशा, ये सब चीजें होती है। अगला प्रश्न है, स्पृहा होगा, मैं स्पृशा बोल गया, माफ करना। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। देखिए छोटा बड़ा विशेषण है, हरा पीला ये भी विशेषण है, 2 3 ये भी विशेषण है, जबकि राम लक्ष्मण ये विशेषण नहीं है, ये विशेष है, या फिर आप इसे संज्ञा भी कह सकते, माफ कीजिए, हाँ संज्ञा ही है ना, संज्ञा भी कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 दिया, अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है। देखिए यहाँ पे जो देखेंगे इसमें, देखिए तस्कर, ध्यान, बोध, ये सब तत्सम शब्द। जो हाथ है ना, हाथ तद्भव है, इसका तत्सम हस्त होता है। प्रश्न संख्या 9 दिया है, दैवज्ञ का अर्थ है। तो जो दैवज्ञ है इसका क्या अर्थ होता है? अगर आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिषी। दैवज्ञ मतलब ज्योतिषी होते हैं। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। आपको देवता, किन्नर, गंधर्व इन सब पर टिक नहीं करना। प्रश्न संख्या 10 का अर्थ हो जाएगा चिरंतन का विलोम होगा। देखिए चिरंतन का मतलब जो सदैव रहे, सदा रहे, जो शाश्वत होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर, जो नाशवान है, विकल्प ए। बाकी इसमें से और कुछ नहीं होगा। अनिवार्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द है अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब है इसमें कोई इच्छा नहीं चलेगी, आपको करना ही करना है। इसका विपरीत हो जाता है ऐच्छिक, विकल्प बी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 12 दिया, प्रतिकूल के विलोम की बात करेंगे तो प्रतिकूल का विलोम क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा। तो आप आराम से टिक करेंगे अनुकूल। यहाँ पर ये टाइपिंग का मिस्टेक है, गलती से अनुसूल आ गया, यहाँ पर अनुकूल होगा। प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल। ठीक, आगे यहाँ पर अगला प्रश्न दिया, अपनी ढपली अपना राग। इसका आपको क्या बताना है कि अर्थ क्या होगा? देखिए अपनी ढपली अपना राग मतलब सब अपने अपने में मस्त है, संगठन का कोई पता ही नहीं, तो संगठन का अभाव हो जाएगा, विकल्प बी उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न दिया, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी क्या? देखिए रचयिता, अनुग्रहित, आहार और सृष्टा। देखिए जो अनुग्रहित लिखा, अनुगृहित होता है, ये ऐसे लिखा जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। आहार नहीं, आहार होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सृष्टा भी गलत लिखा है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, रचयिता बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या अगला यहाँ पर दिया, अगर देखेंगे तो 15 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ की बात करेंगे तो 4 वर्ण अंतस्थ होते हैं, य, र, ल, व, ये 4 क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। इसके बाद देखिए ये जो ह दिया ना, ये उसमें है, स, ख, स और ह, ये 4 उसमें होते हैं, तो ये जो ह है ये उसमें हो जाएगा, तो विकल्प बी उत्तर बनेगा। 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया कि सप्तऋषि में समास है। तो सप्तऋषि देखिए जितने भी संख्यावाचक होते हैं, जिसमें संख्या आता है, जैसे सप्तऋषि हो गया, चौराहा हो गया, त्रिभुज हो गया, इन सब में द्विगु समास होता है। देखिए जितने भी हाइफनेटेड होते हैं, जिसमें हाइफन लगा होता है, जैसे माता पिता, ठीक, ये माता पिता, देखिए सुख दुख, ये सब क्या होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। तत्पुरुष और कर्मधारय, हम लोग जब समास पढ़ेंगे तो विस्तार से वहां पर देखेंगे इसके बारे में। आगे देखिए अगला दिए, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो उच्छिष्ट के संधि विच्छेद की अगर बात करेंगे तो इसमें देखिए उत प्लस शिष्ट, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और इसमें अगर संधि पूछ लेता है कौन सा है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी आपको याद रखना है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें त संबंधित नियम चल रहा है। अगला प्रश्न 18 नंबर का, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया का मतलब ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जिस पर कर्म का कोई प्रभाव ना पड़े, या फिर कर्म पर क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ, जैसे जब भी आप कहेंगे मैं क्या पढ़ता हूँ, तो क्या का उत्तर मिल रहा है? पुस्तक। आप ऐसे भी समझिए ना, जैसे मैं बोल दूं कि मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैंने बोला मैं पढ़ता हूँ, तो आपके दिमाग में आएगा ना भाई क्या पढ़ते हो, तो इसका आंसर जो है वो कर्म होगा। ये तुम्हारा जी ललचाती है, क्या ललचाती है? जी ललचाती है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न ये, श्याम सोता है। अब देखो सोता है, अब श्याम सोता है, तो क्या करने पर कोई उत्तर मिला? नहीं मिला, तो यही इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए जब भी आपको अकर्मक या सकर्मक है ना, बस इतना याद रखना है कि सकर्मक में जब आप क्रिया के साथ क्या या किसे से प्रश्न करेंगे ना, तो वहां पर आपको क्या होगा कि कुछ ना कुछ उत्तर मिलेगा, जबकि अकर्मक में नहीं आएगा। जैसे श्याम क्या सोता है, कोई उत्तर नहीं है ना। आप क्यों करेंगे, लेकिन क्यों का उत्तर कभी कर्म नहीं होते। प्रश्न संख्या 19 दिए, आग का पर्यायवाची नहीं है। अभी पर्यायवाची भी हम लोग सीख रहे हैं, तो आप आराम से कर लेंगे। देखिए आग के पर्यायवाची की बात करेंगे तो इसमें देखिए अनल आग का पर्यायवाची होता है, पावक भी होता है, कृषाणु भी होता है। तो इसमें जो व्योम है ये नहीं है। व्योम, नभ, अंबर, गगन, ये सब आसमान के पर्यायवाची होते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रेरणार्थक का मतलब खुद देखो क्या होता है, जब कर्ता स्वयं काम करता है
तो वो सामान्य क्रिया होती है, और कर्ता किसी दूसरे से काम करवाते तो प्रेरणार्थक होते हैं। पिता उसे पढ़ाते, देखो पिता खुद नहीं पढ़ रहा है, उसे पढ़ा रहे हैं, मतलब कर्ता काम नहीं कर रहा है तो ये प्रेरणार्थक है। राम नहीं पढ़ता, राम सीधा सीधा काम कर रहा है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये 20 प्रश्न है जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया। 20 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप RO या फिर UP PCS की कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।